हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 19 दिसंबर है और आज हम 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 19 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन आपका 1919 में जो मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी थी अमेरिका की, उसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा 1927 में उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1997 में आज के ही दिन चाइना और ब्रिटेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1984 का। जो एग्रीमेंट था, इसमें जो हांगकांग था वो चाइना को रिटर्न कर दिया था ब्रिटेन ने। उसके अलावा 1998 में अमर्त्य सेन को बांग्लादेश ने ऑनरेरी सिटीजनशिप अपनी प्रदान की थी। ये भारतीय आपके इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन बांग्लादेश ने इनको ऑनरेरी के रूप में बांग्लादेश की सिटीजनशिप दी थी। जो तो इनके पास डबल सिटीजनशिप है, एक इंडियन सिटीजनशिप है और एक बांग्लादेश की ऑनरेरी सम्मान के रूप में ऑनरेरी है ना, तो इनको दी थी 1998 में और अमेरिका में दी थी इनको डेनवर यूएसए में। उसके अलावा आज ये हमारा एक मतलब डेथ एनिवर्सरी है, जो कि भारत के बहुत बड़े वीर थे जिन्होंने मतलब स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अहम योगदान दिया था इन्होंने। और ये मतलब जिनको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इनको 1927 में आज के ही दिन फांसी दे दी गई थी। और इन्होंने क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन किया था 1925 में। यानी काकोरी जगह थी आपके उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों की जो खजाने से ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था और ये संदेश पहुंचाया था भारतीय जो जनता को कि हम अंग्रेजों से मतलब ऐसे रहने वाले नहीं हैं और इनसे अच्छी से मुकाबला करने वाले हैं। इसी के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें टोटल 5 लोग थे। इसमें जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, उनको 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। और उनको फांसी कब दी गई थी? उनकी फांसी दी गई थी आपकी 17 दिसंबर को, क्योंकि उनका जो वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे और वो मतलब माने नहीं थे। उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी नहीं, मतलब वो उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, इसलिए उनको 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। उसके अलावा और एक और थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो बच के निकल गए थे इस मामले से। उन्होंने भी उनका भी हाथ था इसमें। तो 5 लोग थे, इसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और बाकी के कुछ लोगों को बहुत समय तक मतलब कारावास में रखा था। तो ये आपका जो घटना थी काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका 2021 में नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। पहले से ये काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नाम से मतलब इतिहास में लिखा गया था, लेकिन अभी 2021 में इसका नाम बदल के इनको सम्मान देने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। अभी हम देखते हैं। प्रश्न ये आपका पहला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? एक भारतीय प्रवासी दिवस होता है जो कि आपका कब मनाते हैं, और एक आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है, आपको बताना है कब मनाते हैं। तो ऑप्शंस है आपके 12 दिसंबर, 9 जनवरी, 15 दिसंबर या 18 दिसंबर। प्रश्न का सही आंसर है 18 दिसंबर। आपका 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाला। तो ये भी हाल ही में मतलब 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, आपके संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी है जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट, यानी शॉर्ट में इसको IOM बोलते हैं, इनके माध्यम से इसको मनाया जाता है। और इसको 1890 में शुरू किया गया था और इसने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक प्रस्ताव मतलब पारित किया था, जिसमें लाखों प्रवासियों द्वारा उनके मेजबान मतलब जहाँ पर वो रहते हैं और घरेलू देशों की अर्थव्यवस्था में किए गए योगदानों को मान्यता दी थी। मतलब जब भी प्रवासी यानी यहाँ से काम करने में दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के मतलब जो GDP है और वहाँ में हम काफ़ी योगदान देते हैं, तो इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिन को मतलब सेलिब्रेट किया गया था। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1990 में इसको मनाया गया था। और 2019 के जो आंकड़े हैं उसमें टोटल प्रवासियों की संख्या लगभग 272 मिलियन तक पहुंच गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं यूरोप में है 30%,
अमेरिका अकेले में 26%। देखिए यूरोप, यहाँ पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, आपके महाद्वीप की बात हो रही है, और अमेरिका अकेला देश है जिसमें 26% आपके जो प्रवासी निवास करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। अफ्रीका में 10% हैं, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया जो का क्षेत्र है उसमें आपके 3% है। तो ये 2019 की रिपोर्ट है, और इसमें मतलब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे ज़्यादा भारतीय हैं जो प्रवासी हैं, और इसमें रिपोर्ट के अनुसार 15.6 मिलियन से अधिक जो भारतीय हैं वो विदेश में रहते हैं। 15.6 मिलियन का मतलब कितना हो गया आपका, 1.5 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है, 10 मिलियन आपका 1 करोड़ हो जाएगा, और ये मतलब 15 मिलियन आपका हो जाएगा 1.5 करोड़, मतलब 1,56,00,000 के लगभग जो विदेश भारतीय हैं वो विदेशों में रहते हैं। और 2014 से अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों के मतलब ऊपर अटैक हो चुके हैं, या उनका जीवन या किसी ना किसी प्रकार का नुकसान हो चुका है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मार दिए जाते हैं, कुछ मतलब नुकसान हो जाता है उनका। तो इसी नुकसान को कम करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा दिन है आपका, 18 दिसंबर। बात करते हैं भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उनके लिए ही ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। ओके, और 9 जनवरी मैंने बता दिया है, ये आपका भारतीय प्रवासी दिवस है, क्योंकि 9 जनवरी जो 1915 को गांधी जी वापस आए थे भारत में, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। और हर बार एक मतलब विदेश के जो आपके मुख्य अतिथि आते हैं इस दिन पर। और अभी 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया आपको बता दीजिए कमेंट सेक्शन, मैंने पढ़ाया है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कतर में आयोजित हुए फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का है 2022, आपको बताना है ये किसने जीता है। हु विंस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 दैट इज हेल्ड इन कतर। तो ऑप्शन है आपके फ्रांस, इटली, स्पेन या अर्जेंटीना। प्रश्न का सही आंसर है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया है, और कितने से जीता है, आपका पेनल्टी और आपका शूट आउट में जीता है 4-2 से, क्योंकि इनका स्कोर बराबर हो गया था 3-3 का। 3 गोल आपके अर्जेंटीना ने मारे थे, 3 आपके फ्रांस ने मारे थे सॉरी। फिर उनको मतलब आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, लेकिन उसमें भी ये जब स्कोर मतलब कम ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसके बाद उनको पेनल्टी आपको मतलब दिए गए थे गोल करने के लिए, जिसमें आपके अर्जेंटीना ने 4 के 4 गोल मार दिए थे, फ्रांस ने 2 मार पाए थे, 2 उनके खाली हो गए थे, इसलिए अर्जेंटीना को विजेता घोषित कर दिया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ था आपका, कतर में। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो ये 22वां एडिशन था इसका, जिसका आयोजन 20 से नवंबर से 18 दिसंबर तक किया गया है, और इसको कंट्री ने होस्ट किया था, कतर ने इसको होस्ट किया था, कतर में हुआ था। अभी कतर की राजधानी कहाँ पर है, दोहा। और यहाँ की जो टीमें थी आपकी 32 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सबसे ज़्यादा जो गोल मार रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर आपके किलियन एम्बापे हैं, जो कि आपके फ्रांस के प्लेयर हैं, और दूसरे नंबर पे आपके लियोनेल मेसी हैं, जो अर्जेंटीना के कैप्टन है आपके, इन्होंने 7 गोल मारे हैं। और इसका मैस्कट जो था यानी इसका शुभंकर आपका लईब है, और अर्जेंटीना के लिए ये तीसरा टाइटल है। इससे पहले 1978 1986 में भी ये विनर रही है अर्जेंटीना। इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है, गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया है, और गोल्डन ग्लव का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। तो ये आपके जो ओवरऑल जो सिनेरियो था यहाँ पर वो हमने समझा। अगर आपको और डीप में जाके समझना है तो इसकी मैंने अलग से क्लास बना रखी है, उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फीफा क्या है, और मतलब इसका आयोजन कहाँ कैसे हुआ है, कब से शुरुआत हुई है, क्या हिस्ट्री है, पूरा आपके इसकी क्लास मैंने अलग से बना रखी है, तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी आयरलैंड में नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है, आपको बताना कौन है। ऑप्शंस हैं आपका माइकल मार्टिन, या माइकल हिगिंस, या फिर लियो वराडकर, या ऋषि सुनक। प्रश्न का सही आंसर आपका लियो वराडकर। ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति है लियो वराडकर, इनको अभी आयरलैंड का आपका नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये आपके लियो वराडकर हैं, और जिनको मतलब ये पहले आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे।
इंडियन ओरिजिन है। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और अभी वर्तमान में इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। और मजे की बात ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, मतलब आगे पीछे हो गए हैं। जो डिप्टी थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए और जो प्राइम मिनिस्टर थे मैन वो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और कौन थे इससे पहले आपके थे मिचेल, जो आपके थे ना मार्टिन जी रहे, माइकल मार्टिन। इनको मतलब ये पहले आपके प्राइम मिनिस्टर थे और अभी इनको वापस से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उनको कुछ मिनिस्ट्री भी दे दी है, फॉरेन अफेयर्स वगैरह दे दिया है इनको। तो आपके वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आपके, वो प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस, वहाँ के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और ये आपका स्कैंडिनेविया, ये आपका जो देश है आपका जो क्या बोलते हैं, कौन सा देश है ये, आयरलैंड। ये यूके का एक देश है। यूके मतलब जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उसका एक सब मतलब देश है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लियो वराडकर। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है आपके, ऋषि सुनक है, ये भी भारतीय मूल के। अगला प्रश्न है आईएनएस मार्मुगाव को 18 दिसंबर को कहां से इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई या मुंबई। प्रश्न का सही आंसर है मुंबई, यानी मुंबई से इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। तो मुंबई इज द राइट आंसर। तो ये आपका आईएनएस मार्मुगाव है, जो किसने बनाया है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड आपकी मुंबई में स्थित है और ये आपका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये विध्वंसक है आपका, जिसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जा रहा है। इसको शॉर्ट में P15B भी बोला जाता है। और इसके तहत आपके 4 डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे, जिसमें आपका आईएनएस विशाखापट्टनम था, आईएनएस सूरत था, आपका आईएनएस कोलकाता था और एक आपका ये आईएनएस जो है जिसका नाम है आपका भी जो कमीशन किया गया है मार्मुगाव। तो ये आपके कोलकाता श्रेणी के हैं और जिनको सबको बनाया गया था, ये सारे डिस्ट्रॉयर हैं। और ये आपका इसकी जो इसमें स्वदेशी जो आपका क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। और इसमें 75% आपका इंडिजीनस कंटेंट को यूज किया गया है, यानी स्वदेशी मटेरियल को इसमें यूज किया गया है। बाकी का आपका बाहर से मतलब इंपोर्ट करके लगाया गया है। और इसका जो डिज़ाइन है, इसका अच्छा डिज़ाइन है। और ये साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अवर ग्रोइंग इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, मतलब ये हमारा साइन है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो कितना ग्रो कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ऑर्नोदोई 2.0 योजना शुरू की है। तो एग्जाम्स में स्कीम्स पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, अभी आजकल डीप में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे और एग्जाम्स हो, आपका इतना डीप पूछ लिया जाता है कि जो स्टेट पीसीएस तैयार करते हैं वो लोग इसको मतलब कुछ क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो हम स्टेट के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, स्कीम से रिलेटेड होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी क्रम में आपका प्रश्न है, ऑर्नोदोई स्कीम को लॉन्च किया गया है, दूसरा ये उसका संस्करण है। तो आपको बताना किस राज्य से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असम। तो असम ने इसको लॉन्च किया है और असम के चीफ मिनिस्टर हैं जो आपके हेमंत बिस्व शर्मा हैं, उन्होंने अभी इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, आपकी जो महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये प्रत्येक महीने की 10 तारीख को दिए जाएंगे, जिससे उनका जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उससे बाहर आने में उनको मदद मिले। ये इकोनॉमिकल एड है आपका, मतलब आपकी आर्थिक सहायता उनको दी जाती है इसके अंतर्गत, जिससे उनका जो कंडीशन है उनको सुधारा जा सके और उनकी जो गरीबी की स्थिति है उसमें मतलब कुछ मतलब उसको कुछ सहायता दी जा सके। और इसमें शुरुआत में आपकी 17 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ा गया था और अभी जो 2.0 शुरू की गई है इसमें 10.5 लाख महिलाओं को और जोड़ा गया है। तो लगभग 27 लाख से ज़्यादा आपके बेनिफिशियरी इसमें हो गए हैं। तो स्कीम आपको किसने लॉन्च किया है, आपका असम सरकार ने लॉन्च किया है, सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। स्कीम का नाम है ऑर्नादोई और इसमें क्या होगा, 1250 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को दिए जाएंगे। और इसमें उनको केवल डायरेक्ट बेनिफिट देना, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है उनके खाते में डायरेक्ट अमाउंट सेंड कर दिया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके। प्रश्न का सही आंसर है आपका असम। असम कौन सा आपका स्टेट है, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यानी जो आपकी 7 सिस्टर है उसका एक ये भाग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं का FIH नेशंस कप 2022 किसने जीता है।
अभी ये नेशंस कप आपका आयोजित हुआ है, किसने जीता आपको बताना है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या बांग्लादेश। प्रश्न का सही आंसर है आप भारत, यानी भारत ने इसको जीत लिया है अभी। तो ये विनिंग भारतीय टीम है और इन्होंने मतलब जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम है, ये हॉकी टीम का टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है स्पेन को हरा करके 1-0 से। और उसकी कैप्टन थी सविता पूनिया और ये हमने 1-0 से जीता है। और जो विनिंग गोल अपना जो मारा है आपका प्ले में, मतलब इस खेल में, वो आपका गुरजीत कौर ने मारा है। जो ये गेम हुआ था उसको हमारी टीम ने जीत लिया है। और ये इसका इनॉग्रल हुआ था FIH जो आपका कप है, ये आपका वेलेंसिया में आपका स्पेन में आयोजित हुआ था 11 से लेकर के 17 दिसंबर 2022 तक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बताना है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी है, इसका 63rd सेशन आयोजित किया गया है नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या मुंबई। प्रश्न का सही आंसर है आपका लखनऊ। लखनऊ में ये आपका 63rd का जो एडिशन है, इसका सेशन है, उसको आयोजित किया गया है। तो अगला प्रश्न है आपका, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। आपके गोवा से दो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक तो गोवा लिबरेशन डे है और दूसरा आपका गोवा स्थापना दिवस है। तो आपको अभी हम गोवा मुक्ति दिवस के बारे में बात करें, आपको बताना है 19 दिसंबर, 30 मई, 1 नवंबर या 17 नवंबर। प्रश्न का सही आंसर है आपका 19 नवंबर, यानी 19 नवंबर को आपका गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। तो ये गोवा 19 नवंबर को क्यों मनाया जाता है कि आज के ही दिन हमने पुर्तगालियों को यहाँ से मार के भगाया था। ये लोग, भारत स्वतंत्र हो गया था लेकिन उसके 14 साल बाद भी ये लोग बंगाल इसको, गोवा को और दमन द्वीप को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए हमने इन पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और इसमें आपके सशस्त्र बल, मतलब तीनों आपकी भारतीय नेवी, भारतीय आपकी एयरफोर्स और भारतीय जो आर्मी है, तीनों ने तीनों तरफ से अटैक किया था। समुद्र की तरफ से भी किया था, एयर की तरफ से भी किया था और आपका मतलब भूमिगत भी आपका अटैक किया था। चारों तरफ से घेर के इनको इतना मजबूर कर दिया था, तो इन्होंने मजबूरी में हमको बोला कि हाँ, हम गोवा आपको समर्पित कर देंगे। और ये मतलब जो ऑपरेशन चलाया गया था 19 दिसंबर को चलाया गया था। और इसी क्रम में इन्होंने मतलब गोवा, दमन और दीप को मतलब आज़ाद कराया था और वो हमारे भारत में मतलब इसको मिलाया गया था। तो इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को, गोवा आपका जो मुक्ति दिवस है। अगर पूर्ण रूप से इसको भारतीय राज्य की बात बनाने की बात होती है तो इसको 30 मई 1987 को भारतीय राज्य में पूर्ण राज्य के तौर पर सम्मिलित किया गया था। भारतीय संघ में इसको सम्मिलित किया गया था, भारतीय राज्य नहीं, भारतीय संघ में आपको जो इंडियन यूनियन है तो उसमें यूनियन में आपको उसको एक कंप्लीट मतलब पूर्ण राज्य के तौर पर सम्मिलित किया गया था। इसलिए 30 मई को आपका गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 30 मई को क्या मनाया गया, स्थापना दिवस। और आपका 19 दिसंबर को क्या है, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा कहाँ पर स्थित है, तो गोवा की लोकेशन यहाँ पर देखिए, ये मुंबई के नीचे, यानी ये आपका महाराष्ट्र है और ये आपका मुंबई है। और मुंबई के नीचे आपका गोवा है। बहुत छोटा सा आपका ये आपका राज्य है जो काफ़ी पर्यटन मतलब काफ़ी फेमस है पर्यटन के लिए, क्योंकि यहाँ के बीचेस काफ़ी फेमस हैं भारत में। और गोवा की राजधानी क्या है आपकी, गोवा की राजधानी पणजी है। और इसके वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई है यहाँ पर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा भारतीय राज्य है। और अगर एरिया वाइज देखेंगे सबसे छोटा कौन है, बता सकते हो आप, सिक्किम आपका एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है और एरिया की दृष्टि से आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, एरिया की दृष्टि से आपका गोवा है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाएगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम एक पहाड़ी राज्य एक टाइप का और वहाँ पर कम लोग रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सिक्किम आपका सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति 2022 का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है। तो ऑप्शन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या गजेंद्र सिंह शेखावत।
इस प्रश्न का सही आंसर है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये आपके हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने आपका नई दिल्ली में अभी ये आयोजन किया है, इसका मतलब उद्घाटन किया 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति, इसको शॉर्ट में IWIS बोलते हैं। और ये आपके वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, जल संसाधन जो आपका जल आपका क्या बोलते हैं, अभी मंत्रालय अपॉइंट किया गठित किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय जो अभी नया बनाया गया था, उसके ये पहले मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका जो विषय रखा गया है आपकी समिति का, तो इसका विषय एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना है। यानी कभी बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने लगती हैं, मतलब उन पर मतलब अतिक्रमण हो जाता है या उनमें पानी का बहाव कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती हैं, हो जाती हैं, होने लगती हैं। तो उन्हीं का जीर्णोद्धार करने के लिए, उनको रिजोनोवेट करने के लिए ही ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और इसमें 5P पे बल दिया गया। 5P कौन कौन सी हैं? पीपल, यानी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिसी बनाई जाएंगी, इसके लिए प्लान बनाए जाएंगे, प्रोग्राम किए जाएंगे और प्रोजेक्ट, ये 5P हैं आपकी जो इसमें मतलब मुख्य फोकस इसमें रहेगा। और ये 3 दिवस का कार्यक्रम था जो 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। और इसमें से मतलब बहुत सारे आपके जो संगठन इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो छोटे छोटे पानी के बेसिन हैं, उनको मतलब जीर्णोद्धार उनका किया जाए, उनको पुनः जीवन उनको दिया जाए। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 97th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आपको बताना है वो किससे संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सहकारी समितियां या फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका संबंधित है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उस संशोधन को आपका 2011 में पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा। और ये आपका संबंधित है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी समिति से। और ये आपका 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि संविधान में जो परिवर्तन किया गया था उसमें सहकारिता को संरक्षण देने के लिए जो संविधान का अनुच्छेद है 19(1)(c), इसमें संशोधन किया गया था। और इसको वहाँ से हटा करके आपका अनुच्छेद 40B में रखा गया था। और 40B कहाँ पर आपका भाग जो आपका 9B है उसमें ये आपका है, मतलब जो संविधान का भाग है 9B जो ग्राम पंचायत से संबंधित है आपके भाग 9, तो वहाँ पर इसको रखा गया है आपका। और इसमें क्या है आपका कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनसे संबंधित है, उनके लिए काम करना और उसमें कैसे मतलब वो आपका जो राज्य है वो कैसे स्थापना कर सकता है या उसमें कैसे काम करवा सकता है। कुछ और हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। हम आज 10 आर्टिकल देखेंगे तो हम याद करेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार हमने 39 40 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनको हम रिवाइज भी कर लेते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं। हमारा टारगेट है आज हमारे 50 मतलब आज हमारे 45 तक आर्टिकल हो जाएंगे, 46 तक, और कल हम इसको 50 से क्लियर कर देंगे। आपका भाग जो आपका ये वाला भाग है भाग 3, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका भाग 3, भाग 4 हो जाएगा आपका खत्म। तो अगला है आपका ये 39 जो 1 है आपका, जिसको 39 का बोलते हैं, ये आपका समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, इक्वल एंड फ्री लीगल एड, ये हमने पढ़ा था। 39 आपका आर्टिकल 39A रिलेट करता है आपका इक्वल एंड फ्री लीगल एड से। उसके अलावा अनुच्छेद 40 है आपका ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों का संगठन बोलते हैं जिसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, तो ये आपका आर्टिकल 40 है। और जो आपका अनुच्छेद 41 है आर्टिकल 41, वो आपका कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क, यानी राज्य कोशिश करेगा कि लोगों को काम दिया जाए, तो ये आपका आर्टिकल 41 में दिया गया है। आर्टिकल 40 में आपका मैटरनिटी रिलीफ से दिया गया है, यानी जो प्रसूति होती हैं जिनको मतलब जो जन्म देती हैं बच्चों को, उनको मैटरनिटी प्रसूति बोला जाता है, और उनकी सहायता की जाए। और मानवोचित दशाओं का और काम का जो न्याय संगत उपयोग है, मतलब उसमें जो न्याय संगत कार्य है वो कैसे किए जाएंगे, वो आपका आर्टिकल 42 में बताया गया है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैटरनिटी रिलीफ, यानी प्रसूति की सहायता आपका आर्टिकल 42 से रिलेट करता है।
उसके अलावा आर्टिकल 43 है आपका लिविंग वेजेस, यानी जो काम करेंगे हम उनको मतलब वेतन आदि देंगे, उनका निर्वाह के लिए मजदूरी दी जाएगी। आर्टिकल 43 का आपका ए पार्ट है, यानी 43 का जो पार्ट देखिए 43 है, 43 का है और 43 खा है आपका। तो 43 का कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में आपके कर्मकारों का भाग लेना, यानी आपके जो वर्कर्स हैं उनको इंडस्ट्री का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया जाएगा, उसमें वो भाग लेंगे, उसके मैनेजमेंट में प्रबंधन में वो भाग लेंगे, मतलब केवल काम ही नहीं करेंगे उसका मैनेजमेंट भी करेंगे। उसके अलावा जो आपका 43 का खा है जो हमने भी पढ़ा था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यशीलता और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए प्रयास करेगा, मैंने वो आपका प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कराने के लिए। आर्टिकल 44 है जो हमने कल डिस्कस किया था, ये आपका समान नागरिक सिविल संहिता से आपका संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उसके अलावा आर्टिकल 45 है जो आपका 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। देखिए हमने पहले पढ़ा था जो आपके बच्चे रहते हैं 6 से 14 साल के, वो आपके आर्टिकल 21A में कर दिया गया है उनको, ये 86वां संविधान संशोधन था ना, जिसमें आपको वर्ष 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है वो आर्टिकल 21A में रखी गई है। और ये जो अनिवार्य शिक्षा है आपकी 6 साल से कम के बच्चों के लिए वो आपके आर्टिकल 45 में रखी गई थी। पहले वाला पता होता है और ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। आर्टिकल 46 है ये आपकी अनुसूचित जातियां यानी SC, अनुसूचित जनजातियां यानी ST या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके इकोनॉमिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है, यानी उनके जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करना है। तो ये आपका आर्टिकल है 46। तो आज हमने आर्टिकल 39 से आपके 46 तक कवर किए हैं, तो आपके 1 से लेकर के 46 पूरे हो गए हैं। तो हम कल कोशिश करेंगे कि आपका जो भाग 4 है वो पूरी तरीके से खत्म करिए, हम 51 तक इसको कंप्लीट करेंगे कल, तो आपका संविधान के 50 कंप्लीट हो जाएंगे। अभी कुछ हम वन लाइनर देख लेते हैं। तो अभी जो विमानन मंत्री हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत की है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है आपका, अमेरिका में है। उसके अलावा भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, ये 2022 के ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी बन गए, इनको सबसे ज़्यादा बार लिखा गया। ये एथलीट हैं भारत के जिन्होंने आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी दिसंबर 2022 में समलैंगिक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी इनको पारित कर दिया है। अब इसमें पुरुष से पुरुष विवाह कर सकते हैं, महिलाओं से महिला विवाह कर सकती हैं और ये आपका लीगल है। उसके अलावा केंद्रीय जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने नई दिल्ली में आपका जो हॉकी विश्व कप ट्रॉफी है इसका अनावरण किया है। और ये आपके जो हॉकी विश्व कप है 2023 में भारत में होने वाला है, और भारत में भी राउरकेला जो भुवनेश्वर है ना, वहां पर ये होने वाला है। भुवनेश्वर में आपका उड़ीसा में होने वाला है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर थे जो हमने कंप्लीट, यहाँ पर आपका वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, हमारी टीम ने प्रोवाइड किया है, वो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके, लाभ मिल सके। और आपको जाते जाते हम एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। प्रश्न है आपका आज का, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसमें पहले का क्वेश्चन था इसलिए बन सकती हैं, ये अभी बन गई है। तो आपको अगर आपने हमारी क्लास ली है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर आंसर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।